नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। इस्लामाबाद में देर रात कई दौर की वार्ताओं के बावजूद ईरान और अमेरिका में कोई सहमति नहीं बन पाई कि ये इस युद्ध को कैसे रोका जाए और आखिरकार बिना किसी नतीजे के ये शांति वार्ता समाप्त हो गई। हालांकि वार्ता की उम्मीदें अभी भी बनी हुई हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो जंग कुछ दिनों के लिए थमी हुई थी और 2 हफ्ते का युद्ध विराम था, वो अब फिर से शुरू हो सकता है, क्योंकि ईरान की कोई शर्तें मानी नहीं गई और ऐसा लग रहा था कि अमेरिका अपनी शर्तें ईरान पर जबरन थोपने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने कहा भी है कि जो लक्ष्य वो युद्ध के जरिए नहीं हासिल कर सका, अमेरिका वो सारी चीजें हासिल करने की कोशिश कर रहा था बातचीत के जरिए, जिसको पूरी तरीके से नकार दिया गया है। ईरान पहले से ही अपनी शर्तें स्पष्ट कर चुका था कि बिना इन शर्तों के कोई बातचीत नहीं होगी। तो इसका मतलब सीधे साफ है कि ये अब वार्ता फिलहाल इस पर कोई सहमति नहीं बनी है और लड़ाई फिर से शुरू हो सकती है, जिसको 2 हफ्ते के लिए रोका गया था। युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन तो पहले दिन से ही शुरू हो गया, जब लेबनान पर हमले करने लगा इजराइल, लेकिन उसके बाद ये उम्मीद फिर से बनी कि शायद अमेरिका और ईरान के बीच कोई बातचीत अगर सफल हो जाती है तो संभवतः ये लड़ाई रुक सकती है। हालांकि इजराइल जिस तरीके से लेबनान पर अपने हमले जारी रखे हुए था, उससे इस वार्ता के होने के बाद भी आशंका बनी हुई थी कि अमेरिका की बात इजराइल मानेगा या फिर नहीं मानेगा। बहरहाल उन सारी चीज़ों का पटाक्षेप हो गया है और ये वार्ता समाप्त हो गई है। ईरानी प्रतिनिधिमंडल और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल वापस इस्लामाबाद से अपने अपने देशों को जा चुके हैं, लेकिन बातचीत रुकी कहां, बातचीत क्यों नहीं सफल हो पाई और क्या कुछ दिक्कतें रहीं, अड़चनें रहीं, उसको लेकर बहुत सारी बातें आ रही हैं। पहले जानेंगे उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोगों का क्या कहना है, क्यों ये बातचीत हुई। लेकिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जिस तरीके से इस बात का भी इंतजार नहीं किए कि वार्ता के बाद पाकिस्तान के प्रतिनिधि की ओर से, वहां के विदेश मंत्री की ओर से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, वो उससे पहले ही बातचीत करके वहां पत्रकारों से बात करके वापस चले गए। इसका यह साफ मतलब था कि इस वार्ता के दौरान अमेरिका को बहुत जबरदस्त झटका लगा है। जो उम्मीदें पालकर वो वार्ता की मेज पर आया था, उन उम्मीदों पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया ईरान ने। बिल्कुल समीर जी, ईरान ने पूरी उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और अब ट्रंप साहब कह रहे हैं कि चाहे बातचीत का कुछ भी नतीजा निकले, जंग तो हम जीत चुके हैं। अगर आप जंग जीत चुके हैं तो फिर भाई वार्ता के लिए गए काहे को थे, घर में बैठे आराम तो आप दूसरे दिन से ही जीत चुके थे। जीत चुके थे। बल्कि ये कहे कि आप तो पहले से ही कह रहे थे कि हम तो जीते ही है, बस 1-2 दिन की औपचारिकता है। हाँ, औपचारिकता है, तो वो औपचारिकता भी आप ये जाने की औपचारिकता आपने क्यों की भाई? अगर आप जंग जीत चुके हैं तो 21 घंटा आपने बातचीत क्यों की बिना रुके हुए? मैराथन 21 घंटे बातचीत हुई और ईरान का कहना है कि 47 सालों में ये पहली बार है कि 21 घंटे तक लगातार बातचीत हुई है अमेरिका और ईरान के बीच में। बहरहाल समीर जी, जो ईरान के इसके यूएस के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, वो बिना किसी समझौते के बाद इस्लामाबाद से रवाना हो गए हैं। इधर ईरानी प्रतिनिधिमंडल के करीबी सूत्रों ने, जो समाचार एजेंसियां हैं, उनको बताया है कि यूएस जो है वो बातचीत से हटने का बहाना ढूंढ रहा था और अब गेंद जो है वो अमेरिका के पाले में है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बातचीत का नतीजा चाहे जो भी हो, वाशिंगटन ने ईरान के खिलाफ युद्ध जीत लिया है। उधर ईरान ने अमेरिका के उन दावों को खारिज कर दिया है कि अमेरिका के 2 जहाज जो थे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे थे। साथ ही उसने चेतावनी दी कि अगर कोई भी सैन्य जहाज इस जलमार्ग से गुजरने की कोशिश करेगा तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। कल असल में जो यूएस सेंट्रल कमांड है, उसने एक वीडियो पोस्ट किया था और ये कहा था कि अमेरिका के सैन्य जहाज जो हैं वो हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे हैं और वहाँ जो माइंस बिछी हुई हैं उसको साफ करने का काम करना है, ये उसने की तरफ से कहा गया था। तो उसका उसने खंडन किया है और ये कहा है कि उनका एक अब्राहम लिंकन जो वहाँ से गुजरने उसके पास आया था तो उसको चेतावनी दी गई तो वहाँ से तुरंत भाग गया। तो यानी आधा सच जो था वो यूएस सेंट्रल कमांड ने बताया, तो उसी का जो है ईरान के ने खंडन किया है कि वहाँ से कोई भी नहीं गुजरा है। तो ईरान ने पूरा सच उसका बता दिया और चेतावनी भी दे दी कि अगर ये हरकत की या हिम्मत की वहाँ से गुजरने की, तो फिर उसको कैसे वापस किया जाएगा, जैसे हम पहले करते रहे। हाँ बिल्कुल, जैसे पहले करते हैं वैसे ही करते रहेंगे, तो ये इसका साफ तौर से निकल जाएगा। जेडी वेंस ने जो कहा है समीर जी, पहले हम जेडी वेंस की एक छोटी सी क्लिप सुन लेते हैं, फिर उन्होंने क्या क्या कहा है वो फिर हम लोग चर्चा करते हैं। बिल्कुल, जेडी वेंस जब इस वार्ता के बाद किसी नतीजे पर यह वार्ता नहीं पहुंची, उसके तुरंत बाद उन्होंने पत्रकारों से बात की और फिर प्रतिनिधिमंडल के साथ वापस अमेरिका चले गए। क्या कुछ कहा, एक बार सुनते हैं जेडी वेंस को। इस वार्ता के बाद 21 घंटे तक लगातार अनवरत ये वार्ता चली, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन नतीजा
सिफर रहा, कुछ भी नहीं रहा। सुनते हैं जेडी वेंस को, क्या कहा उन्होंने। We've been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. तो कह रहे हैं जेडी वेंस की सीधी सी बात यह है कि हमें उनकी ओर से एक पक्का वादा चाहिए कि वे न तो परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करेंगे और न ही ऐसे साधन जुटाएंगे जिनसे वे तेज़ी से परमाणु हथियार बना सकें। हमने ईरानियों के साथ कई अहम बातचीत की है, ये अच्छी खबर है, पर बुरी खबर ये है कि हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए हैं और मुझे लगता है कि ये ईरान के लिए ज़्यादा बुरी खबर है न कि अमेरिका के लिए। हम ऐसी परिस्थिति में नहीं पहुँच पाए हैं जहाँ ईरानी हमारी शर्तें मानने को तैयार हों। मुझे लगता है कि हम काफ़ी फ्लेक्सिबल थे, हम काफ़ी एडजस्टिंग थे। राष्ट्रपति ने हमसे कहा है आपको अच्छी नीयत से यहाँ आना होगा और डील करने की पूरी कोशिश करनी होगी। हमने वही किया, बदकिस्मती से हम कोई प्रगति नहीं कर पाए। ये बात कही उन्होंने और कुल मिलाकर ये कि किसी समझौते पर हम नहीं पहुंच पाए। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है अमलेंदु जी कि ये जो कह रहे हैं कि हम ये पक्का वादा चाहते थे कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। हालांकि इस बात को लेकर दुनिया भर की एजेंसीज ये कह चुकी हैं कि उसके पास परमाणु हथियार नहीं है। ईरान ने कहा है कि हमारा कोई मकसद भी नहीं है, लेकिन हम अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को कैसे हम उसको मजबूत करेंगे उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। लेकिन अमेरिका अभी भी ये पक्का वादा ईरान से चाहता है कि वो अपनी संप्रभुता को अमेरिका के हाथों में गिरवी रख दे, जबकि 40 दिन की इस लड़ाई में अमेरिका और इजराइल दोनों को बुरी तरीके से पस्त कर चुका है ईरान। बिल्कुल समीर जी, और अगर यही वादा चाहते हैं ईरान से जेडी वेंस या अमेरिका, तो यही वादा इजराइल से क्यों नहीं चाहते कि इजराइल अपने पास परमाणु हथियार नहीं रखेगा। बिल्कुल भाई, उस पश्चिम एशिया के लिए, मध्य पूर्व के लिए अगर ईरान के परमाणु हथियार खतरा है तो इजराइल के जो है वो कैसे शांति के प्रतीक हैं। जबकि ईरान जो है वो तो परमाणु प्रसार संधि पर हस्ताक्षर करता भी है, इजराइल तो उस पर हस्ताक्षर करता भी नहीं है। तो ये सवाल जो है उठता है और इसीलिए जो ये कहा गया ईरान की तरफ से कि बेईमानी जो थी वो अमेरिका के बातों में थी और अब गेंद अमेरिका के पाले में, ये ईरान की तरफ से साफ कहा गया। यहाँ जो जेडी वेंस ने एक महत्वपूर्ण बात कही समीर जी, वो ये साफ तौर पर बता दिया है कि ईरान झुका नहीं है, चूंकि उन्होंने कहा कि हमारी शर्तें मानने को ईरान तैयार नहीं था। हम ऐसी स्थिति में नहीं पहुंच पाए हैं जहां ईरानी हमारी शर्तें मानने को तैयार हों। यानी कि ईरान ने अमेरिका की एक भी शर्त नहीं मानी है 21 घंटे के नतीजे के बाद भी, यानी धमकाना था वो कामयाब नहीं रहा। और जैसा कि आपने कहा कि ईरान ने कहा कि जो ये युद्ध में हासिल नहीं कर पाए वो वार्ता से हासिल करना चाहते थे, तो इसने बुरी तरीके से पिट कर जो एक तरह से कहा जाए जंग में ये वापस लौटे। हालांकि पाकिस्तान की जो काफ़ी ज़्यादा तारीफ की है जेडी वेंस ने और कहा जेडी वेंस ने कि बातचीत में जो भी कमियां थीं वे पाकिस्तान की वजह से नहीं थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और सच में हमारी और ईरानियों की मदद करने की कोशिश की ताकि वे इस गैप को कम कर सकें और एक डील कर सकें। हम 21 घंटे से इस पर काम कर रहे हैं और ईरानियों के साथ हमारी कई ज़रूरी बातचीत हुई है। ये अच्छी खबर है। बुरी खबर ये है कि हम किसी एग्रीमेंट पर नहीं पहुंचे। मुझे लगता है कि ये यूएसए से कहीं ज़्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है, इसलिए हम वापस यूएस जा रहे हैं जहां कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है और उन्होंने हमारी शर्तें नहीं मानी हैं। बिल्कुल, तो ये साफ ये स्पष्ट करके वो गए कि वहां पर कोई शर्तें ईरान ने नहीं मानी और ईरान ने कहा भी था कि हम अपनी शर्तों पर ही बातचीत करेंगे, क्योंकि हमला अमेरिका और इजराइल ने किया है लेकिन ख़त्म हम करेंगे और हमारी शर्तों पर यह लड़ाई खत्म होगी। तो ईरान ने पहले से ही ये स्पष्ट किया था, लेकिन उसकी कुछ शर्तों को मानते हुए या उनको मानने का भरोसा देते हुए वार्ता की मेज पर उसको बुलाया गया। आखिरकार उस वार्ता को विफल होना ही था, क्योंकि ईरान पहले से ही संदेह जता रहा था कि अमेरिका पर भरोसा नहीं है, फिर भी उस इलाके में शांति कायम करने के मकसद से हम कोशिश कर रहे हैं। और क्यों नहीं ईरान को भरोसा था, ये बात उससे भी स्पष्ट हो जाती है कि इधर वार्ता चल रही है और उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जिस तरह के बयान आ रहे थे अमलेंदु जी, उसको देखते हुए ये साफ था कि अमेरिका कहीं से भी नहीं चाहता कि किसी तरह से वार्ता हो, क्योंकि ईरान पे के ऊपर अगर आप अपनी शर्तें थोपेंगे जिनको स्वीकार करने से वो मना कर रहा है और एक तरीके से आप उसकी संप्रभुता को सीमित करने की बात कर रहे हैं, उसको कैसे स्वीकार कर सकता है। ट्रंप उस दौरान भी कह रहे थे कि वार्ता हो या ना
ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब वो अभी इस लड़ाई को आगे लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, बावजूद इसके कि उनके अपने देश में इतना विरोध हो रहा है, ज़बरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। तमाम जो रक्षा मतलब एनालिस्ट हैं, विश्लेषक हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकार हैं, युद्ध के जो विश्लेषक हैं, वो सब कह रहे हैं कि अमेरिका अब इस स्थिति में नहीं है कि ईरान के साथ युद्ध में बना रहे। और कल हम लोगों ने जो प्रोफेसर शायर मायर हैं उनका बताया ही था समीर जी, कि वो कह रहे हैं कि तनाव की सीढ़ी पर अमेरिका अब नहीं चढ़ सकता, क्योंकि वहाँ ईरान का कब्जा है और अगर ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा तो पिटाई होगी, यानी आप जंग में नहीं जा सकते ईरान के साथ। और ये एक तरीके से देखा जाए तो इसीलिए ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत का चाहे जो भी नतीजा निकले, हम तो जीत चुके हैं। तो इधर लेकिन इस बीच समीर जी जिस समय वार्ता चल रही थी, तो इस समय से जिस समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इससे ठीक 10 घंटे पहले लगभग जो है, जो ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बाकई, उन्होंने एक ट्वीट किया, पर्शियन में ट्वीट किया, और उसका हिंदी जो है आप बता सकते हैं कि उन्होंने उस समय क्या कहा था, और लगभग वही बात 21 घंटे के बाद साबित हुई है। बिल्कुल 21 घंटे के बाद वही साबित हुई, चूंकि उसको ये चीजें तय पहले से थी कि अमेरिका की कितनी इसमें दिलचस्पी है। दबाव की वजह से वो वार्ता की मेज पर आ रहा था, लेकिन उससे बड़ा दबाव उसके ऊपर इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू का है, जिसकी वजह से वो इस लड़ाई से बाहर निकल भी नहीं सकता है। इस्माइल बाकाई लिखते हैं कि हमारे लिए कूटनीति ईरान के रक्षकों के पवित्र जिहाद की ही एक निरंतरता है। हम अमेरिका के बागियों और उनके कुकर्मों के अनुभव को न तो भूले हैं और न ही कभी भूलेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हम दूसरे और तीसरे थोपे गए युद्धों के दौरान उनके और ज़ायोनी शासन द्वारा किए गए जघन्य अपराधों को कभी माफ़ नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में इस्लामिक गणराज्य ईरान के प्रतिनिधिमंडल के लिए आज का दिन बहुत व्यस्त और लंबा रहा। शनिवार सुबह पाकिस्तान के सराहनीय प्रयासों और मध्यस्थता से शुरू हुई गहन वार्ता अब तक बिना किसी रुकावट के जारी है और दोनों पक्षों के बीच कई संदेशों और लेखों का आदान प्रदान हुआ है। वो उसकी पूरी चर्चा करते हुए आखिर में लिख रहे हैं कि इस कूटनीतिक प्रक्रिया की सफलता दूसरे पक्ष की गंभीरता और सद्भावना पर, साथ ही अत्यधिक और अवैध मांगों से परहेज करने तथा ईरान के वैध अधिकारों और हितों को स्वीकार करने पर निर्भर करती है। हम वार्ता की मेजबानी करने और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट प्रयासों के लिए इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान की स्नेहपूर्ण और सम्मानित सरकार तथा वहां की जनता की सराहना करते हैं। तो पाकिस्तान की सराहना तो दोनों देशों ने की है मध्यस्थता को लेकर, जिस तरीके से उसने कोशिश की कि दोनों के बीच कोई बात बन जाए। अमेरिका ने भी, ईरान ने भी, लेकिन अमेरिका का वहाँ पर ईरान पर जिस तरीके से अपनी शर्तें थोपने की कोशिश कर रहा था, वही बात लिख रहे हैं बाकाई, जो वहाँ पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं ईरान के, कि सारा कुछ निर्भर करता है कि अमेरिका इस बातचीत को कैसे लेता है। और आप उसके ऊपर अगर उसकी संप्रभुता को सीमित करने की बात करेंगे तो कोई भी संप्रभु देश इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता अगर उसमें दमखम है। बिल्कुल समीर जी, कोई भी संप्रभु राष्ट्र जो है वो किसी भी दूसरे राष्ट्र की बेजा मांग को स्वीकार नहीं कर सकता, और यही ईरान ने किया भी है। और ईरानी जो थे वो बिल्कुल दृढ़ होकर गए थे अपनी बात पर, और ये कह रहे हैं जेडी वेंस कि हम बहुत फ्लेक्सिबल थे। यानी जो आप शर्तें लेकर गए थे कि रिजीम चेंज कर रहे हो और हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोल दो, यानी अब सब बातें मानने को तैयार थे। आप यही इसका मतलब कहना चाहते हैं। लेकिन ईरानी जो थे वो अपनी शर्तों पर अड़े हुए थे कि जो मानने के लिए। और ईरान की शर्तें समीर जी क्या हैं? ईरान की सबसे बड़ी शर्त है कि एक तो आप मध्य पूर्व जो है, यानी पश्चिमी एशिया में जो आपके अड्डे हैं उनको आप खाली कीजिए, क्योंकि आप यहाँ अशांति का कारण हैं। सबसे बड़ा सवाल यही। दूसरा, जो उसके फ्रीज एसेट्स हैं उन सबको आप जारी कीजिए, जो आपने 40-47 साल से कब्जा किया हुआ है उनके ऊपर, तो वो सारे आप एसेट्स जो उनके वापस कीजिए। ये बड़ी मांग। और उसका नुकसान का भरपाई कीजिए। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो थी वो ईरान की तरफ से थी। तो ये इसका मतलब ये है। अब जो ईरान का है समीर जी, जो ईरानी मीडिया है उसका साफ तौर पर कहना है कि ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि हमें फिर से बातचीत शुरू करने की कोई जल्दी नहीं है। गेंद अब अमेरिका के पाले में है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है, वहाँ की सरकारी न्यूज़ एजेंसी है ईरान की, उसने एक जानकार सूत्रों के हवाले से बताया है कि ईरान को अमेरिका के साथ बातचीत फिर से शुरू करने की कोई जल्दी नहीं है, और उसका मानना है कि गेंद अब अमेरिका के पाले में है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि तेहरान ने बातचीत के दौरान उचित पहलें पेश की थी और ईरानियों ने वाशिंगटन पर बातचीत में गलत आकलन करने का आरोप लगाया और चेतावनी दी है कि हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य में स्थिति तब तक नहीं बदलेगी जब तक अमेरिका इस बात पर पूरी तरह से सहमत नहीं हो जाता जिसे ईरान एक उचित समझौता मानता है। बातचीत के संभावित अगले दौर के लिए अभी तक कोई तारीख
तारीख या जगह तय नहीं की गई है, यानी वार्ता स्थगित हुई है, वार्ता खत्म नहीं हुई है, तो जंग जारी है और वार्ता का दौर भी जारी है, यानी सीज फायर जारी है। इधर पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं इशाक डार, उन्होंने अनुरोध किया है कि सीज फायर की अवधि को बढ़ाया जाए, सीज फायर की अवधि को बढ़ाया जाए। और ईरान ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वार्ता अभी सफल भले नहीं हुई, कोई बातचीत किसी हम लोग नतीजे पर नहीं पहुंचे, लेकिन कूटनीति के रास्ते कभी बंद नहीं होते हैं। बहरहाल क्या कुछ कहा है पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने इस वार्ता को लेकर, उन्होंने भी एक बयान जारी किया है, उनके उस बयान को भी हम देखते हैं और बताते हैं कि क्या कुछ उन्होंने लिखा हुआ है। वो पूरी चीज़ों को उन्होंने कहा कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई है, लेकिन चूंकि एक दूसरे की बातों को स्वीकार करने की स्थिति में दोनों पक्ष नहीं थे, इसलिए फिर कोई इस पर फैसला नहीं हो पाया। इसहाक डार लिख रहे हैं कि मैंने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ दोनों पक्षों के बीच कई राउंड की गहरी और रचनात्मक बातचीत में मदद की, जो पिछले 24 घंटों से जारी थी और आज सुबह खत्म हुई। हमें उम्मीद है कि दोनों पक्ष पूरे क्षेत्र और उससे आगे की स्थायी शांति और खुशहाली पाने के लिए सकारात्मक भावना के साथ आगे बढ़ेंगे। ये ज़रूरी है कि दोनों पक्ष सीज फायर के अपने कमिटमेंट को बनाए रखें। पाकिस्तान आने वाले दिनों में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच जुड़ाव और बातचीत को आसान बनाने में अपनी भूमिका निभाता रहेगा। तो ये यानी उसने कहा है कि हम ऑफर किया है कि आगे भी हम इसकी मध्यस्थता और मेज़बानी करते रहेंगे, आप वार्ता करते रहिए, हम यहाँ पर वार्ता के लिए आपको जगह उपलब्ध कराते रहेंगे, इस्लामाबाद को सजाते रहेंगे। इस्लामाबाद में तमाम पोस्टर वगैरह लगे थे, हाँ, लेकिन सोशल मीडिया में इस्लामाबाद के उन पोस्टर्स की भी चर्चा हो रही है जिसमें कहीं प्रधानमंत्री वगैरह का कोई तस्वीर नहीं लगी हुई थी। बस भारत में यहाँ पर सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि भारत में अगर ऐसा होता तो तस्वीर के साथ ही तमाम होर्डिंग्स और पोस्टर लगे होते। बिल्कुल समीर जी, तमाम पोस्टर लगे होते और हमारा मीडिया जो चिल्ला रहा था, देखिए विश्वगुरु बन गए हैं, पप्पा ने वार रुकवा दी है, यहाँ जो है तमाम हल्ला मचाया जा रहा होता है। गोदी मीडिया जो सुबह से लेकर रात तक यही चीख रहा होता। एंकरानिया जो है वो पहुँच गए होते कराची के हवाई अड्डे पर कब्जा करने के लिए, लाहौर में बैठकर चाय पी रहे होते, यहाँ ये सब शुरू हो गया होता। यानी जितना बकवास जो है यहाँ का मीडिया करता है वो सब सामने आया था। बहरहाल समीर जी, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, पाकिस्तान ने एक बढ़त तो ले ली है सारी दुनिया में, बिल्कुल है ना। और आप तो समीर जी, आप व्यक्तिगत चर्चा में कह रहे थे कि भाई अब पाकिस्तान को जो वो दावा कर देना चाहिए नोबेल पीस के शांति पुरस्कार के लिए। खबर आई कि जो पंजाब की, वहाँ की जो पाकिस्तान का पंजाब है उसकी विधानसभा है, वहाँ से प्रस्ताव पारित हो गया है कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया जाए शांति का। अभी तक वो अमेरिका के लिए ट्रंप के लिए लॉबिंग कर रहे थे, हाँ, अब अमेरिका की मध्यस्थता के लिए खुद अपनी पैरवी कर रहे हैं। अच्छा, और आप देखिए समय कहाँ से कहाँ बदल गया। और इसहाक डार अब जो है वो कह रहे हैं कि सीज फायर बढ़ा दिया जाए और हम बातचीत में मध्यस्थता जारी करते रहेंगे। बड़ी जीत समीर जी, देखिए इसमें कौन हारा कौन जीता है वो अलग की है, लेकिन पाया इसमें पाकिस्तान ने है। और क्या पाया पाकिस्तान ने कि दोनों देश जो हैं, जो ईरान और यूएसए, दोनों पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। और खोया किसने है? वो खोया है हमने, यानी भारत ने। जबकि हमारा स्टेक जो था इस युद्ध में कुछ भी नहीं था, फिर भी हमने क्या खोया? हमने अपना इकबाल खोया, हमने अपनी गुट निरपेक्षता की नीति खोई, हमने अपना जो 70 सालों का हमारा इतिहास था कि हम युद्ध के नहीं बुद्ध के देश हैं, हमने वो अपना इकबाल खोया, चूंकि हम फादरलैंड जाकर और नेतन्याहू के गले पड़ चुके थे। बिल्कुल, तो ये आक्रामक देशों के साथ हम खड़े हो गए और हमने अपनी विदेश नीति को एक तरीके से खारिज कर दिया, जो अब तक की हमारी परंपरागत विदेश नीति रही है कि हम युद्ध के पक्ष में नहीं रहते हैं। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान निश्चित तौर पर ये एक उसकी उपलब्धि है। वहाँ पहले तो उसने मध्यस्थता कराकर दोनों के बीच में सीज फायर कराया, युद्ध विराम, और उसके बाद ये शांति वार्ता हो, यानी इस युद्ध विराम स्थायी जंग बंदी के रूप में तब्दील हो जाए, उसके लिए वहाँ पर मेज़बानी की। ये अलग बात है कि नहीं हुई, लेकिन आगे भी वार्ताएं होंगी और जो कुछ भी होगा, लेकिन एक शांति के लिए मध्यस्थता करने की क्रेडिट तो पाकिस्तान ने ले ही ली और बाकायदा अमेरिका और ईरान दोनों ही उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं युद्ध विराम कराने के लिए। और वार्ता विफल होने के बावजूद जिस तरीके से उसने ऑर्गेनाइज किया उसके लिए, तो ये एक उसकी उपलब्धि है। लेकिन इस वार्ता को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, पर ऐसा माना जा रहा था कि वार्ता फिलहाल अभी पहले ही दौर में पहली बार अगर हो रही है, इसके सफल होने की उम्मीदें बहुत कम है। यहाँ तक कि ईरान को भी नहीं थी, क्योंकि ईरान बार बार ये कह रहा था कि हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है, वो जो कुछ कहता है करता उसका उल्टा है। वहीं जो भारत में ईरान
ईरान की एम्बेसी, ईरान का दूतावास, उसने उन तस्वीरों को लेकर जिस जहाज़ में आए थे मिनाप 168 में ईरानी प्रतिनिधिमंडल के लोग, और वहाँ पर जो तस्वीरें थी वहाँ जहाज़ की कुछ सीटों पर, उसको लेकर एक ट्वीट किया है। और पूरे वार्ता से पहले ही एक तरह से कहा जाए अमलेंदु जी कि उसने एक कह लीजिए कि बढ़त हासिल कर ली थी ईरान ने तमाम मोर्चों पर, कूटनीतिक मोर्चों पर खास तौर पर, और इसको लेकर कहीं न कहीं अमेरिका बैकफुट पर दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रशासन अपने ही देश में बुरी तरीके से घिरे हुए थे और ईरान ने इसका जमकर यहाँ फायदा उठाया। ईरानी प्रतिनिधिमंडल काले कपड़ों में भी आया था, उसका भी एक प्रतीकात्मक संदेश था। बिल्कुल समीर जी, उसका एक प्रतीकात्मक संदेश था। और मीनाव 168 जो था उस जहाज का भी नाम रखा गया, जो प्रतिनिधिमंडल आया उसका भी नाम रखा गया। और मीनाव के जो बच्चे थे उनका जो था वो चित्र उस पे जहाज पे लगाकर वो प्रतिनिधिमंडल आया और उन्होंने उसका जारी किया बाकायदा। बागेर गलिबाफ जो वहाँ की ईरानी संसद के अध्यक्ष हैं, इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे। जो भारत में ईरान का दूतावास है उसने मीनाव के देवदूतों की चित्रकला प्रदर्शनी के शीर्षक से समीर जी एक विजुअल जारी किया है। हम लोग देख सकते हैं उसने क्या विजुअल जारी किया और जो लिखा है उन्होंने वो भी आप पर उस विजुअल्स को जो भारत में ईरान का दूतावास है उसने जो जारी किया है, मिनाप के देवदूतों की चित्रकला प्रदर्शनी, ये उसका शीर्षक है। उसमें लिखा है कि ये वे चित्र हैं जिन्हें मिनाप के एक स्कूल के मलबे के नीचे से निकाला गया है। ये वो स्कूल था जो अमेरिका और जायोनी शासन के सैन्य हमले के बाद तबाह हो गया था। ये वे पन्ने हैं जिन्हें रेड क्रिसेंट की बचाव टीमों के प्रयासों से बरामद किया गया और उन्हें केवल इस हद तक ही ठीक किया जा सका है कि उन्हें देखा जा सके। इन चित्रों में दर्शाई गई दुनिया आज भी सरल, उज्जवल और भरोसेमंद है, लेकिन बाहर की दुनिया वैसी नहीं रही। किसी भी युद्ध में बच्चों को उसका शिकार नहीं बनना चाहिए, फिर भी हर युद्ध में उनके बुझ जाने के साथ ही कई दुनियाएं ढह जाती हैं। उस विजुअल को भी देखेंगे जो चित्रकला प्रदर्शनी लगाई है उसने ईरान में, मिनाप के देवदूतों की चित्रकला प्रदर्शनी, ये उसका शीर्षक है। आप देख रहे हैं, एक बार देखते हैं इसको फुल स्क्रीन पर और किस तरीके से उसके बारे में ये लिखा गया है। अजीज बाबा, قشنگ بابا، کی دلش اومد با تو به جنگ بابا، لالای بابا، خوابیدی بابا، دیدمت چقدر قشنگ خندیدی بابا، دختر مینابی راحت میخوابی، الان تو آغوشه دختر اربابی، موهات پریشونه। तो ये बड़ा मार्मिक, एक खैर मार्मिक तो घटना भी थी और किस तरीके से आए और वहाँ पर जो ईरानी प्रतिनिधिमंडल के लोग थे, विदेश मंत्री भी भावुक हो गए। और ये वो तस्वीरें हैं, उन बच्चों की तस्वीरें हैं जिन बच्चों की उस स्कूल में जो वहाँ पढ़ने गए थे, लेकिन उनके ऊपर बम गिराकर बच्चों को मार दिया गया। और ये मिसाइल जो थी, ये मिसाइल अमेरिका की मिसाइल थी, यानी इस जघन्य कांड के लिए दोषी है अमेरिका। बिल्कुल समीर जी, ये इस जघन्य कांड के लिए अमेरिका दोषी है और इसके लिए कोई माफ़ी भी नहीं मांग रहा है। जी हाँ। अभी तक कोई माफ़ी नहीं मांगी है और डोनाल्ड ट्रंप ने भी अभी तक इसके लिए कोई माफ़ी नहीं मांगी है। अभी भी बात तो युद्ध की ही कर रहे हैं, बातचीत की टेबल पर हैं। और यही ईरान बार कह रहा था कि ये वार्ता की टेबल पर आते हैं और पीछे से धोखा करते हैं। तो वही जो थे कर रहे थे, इधर वार्ता चल रही थी। अगर यूएस सेंट्रल कमांड ने जो कल ट्वीट किया, अगर वो असली है कि भाई उनका जहाज जो था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को साफ करने के लिए निकला, वहां से माइंस हटा रहा है, तो आप क्यों कहते भाई क्या आपका अधिकार क्षेत्र में है, वो आपका एरिया है, वो मतलब आप क्यों लड़ाई को न्योता देने ही तो कहते हैं, न्योता देने आपको ऐसे इसका वही हुआ, वहां घुसने की कोशिश की, उसने कहा कि हम चला देंगे भी गोली आपके ऊपर, फिर आप वहां से भाग खड़े हुए। तो ये आप मतलब एक तरीके से जो विश्वासघात की जो अमेरिका की अब तक की 250 साल की रही है इतिहास, उसको फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने साबित किया कि विश्वासघाती देश है अमेरिका। ये डोनाल्ड ट्रंप ने साबित कर दिया। और ईरान जो है वो साफ तौर पर कह रहा है कि भाई जो कूटनीति है वो कभी खत्म नहीं होती, ये उनका कहना है। मतलब ईरान का जब पूछा गया उनके विदेश मंत्री के जो प्रवक्ता हैं
उनसे कि भाई कि क्या आपके पास और कोई जानकारी है। तो इरना जो न्यूज़ एजेंसी है ईरान की, उसके अनुसार कि जब पूछा गया इस्माइल बागई से कि क्या कूटनीति खत्म हो गई है, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि कूटनीति कभी खत्म नहीं होती, और कहा कि कूटनीतिक तंत्र राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने, उनकी रक्षा करने और उन्हें बनाए रखने का एक साधन है। और उन्होंने कहा कि ईरान, पाकिस्तान और मित्र तथा पड़ोसी देशों के साथ बातचीत जारी रहेगी, यानी बातचीत जारी रहेगी। ये बात ईरान की तरफ से कह दिया गया है, बातचीत जारी रहेगी, ईरान की तरफ से सीज फायर जारी है। लेकिन अगर अमेरिका सीज फायर को तोड़ता है तो जैसा कि डॉक्टर मसूद पेजेशकियन वहाँ के राष्ट्रपति ने उन्होंने कहा कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, तो फिर ईरान की उंगलियां ट्रिगर पर हैं, तो फिर उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल। और ये अब देखा जाए तो यहाँ न केवल सैन्य स्तर पर अमलेंदु जी, बल्कि लड़ाई जब से शुरू हुई है उसके पहले से ही ये माफ कीजिएगा, कूटनीतिक मोर्चे पर लगातार ईरान भारी पड़ रहा है अमेरिका की तुलना में। और बयानबाजी के तौर पर अमेरिका जिस तरीके से एक नॉन सीरियस बयान उसके आ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारे बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से आ रहे हैं। अभी भी वार्ता के बाद भी ईरान ये कह रहा है कि कूटनीति के दरवाजे तो कभी बंद नहीं होते हैं, लेकिन जब वार्ता चल रही है उस दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आता है बहुत हैरान करने वाला है। एक बार सुन भी लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि वार्ता सफल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो लड़ाई जीत चुके हैं। यानी फिर आप वार्ता कर किस लिए रहे हैं। एक बार देखते हैं कहा क्या उन्होंने। और यह बयान उनका तब आया जब यह वार्ता जारी थी, उस समय वार्ता चल रही थी, दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के नेताओं के साथ बातचीत की मेज पर बैठे हुए थे, तब यह बयान उनका आ रहा है। Getting a lot of reports. They've been meeting for many hours, as you probably have noticed. We'll see what happens. Look, regardless, we win. Regardless what happens, we win. We've totally defeated that country. And so let's see what happens. Maybe they make a deal, maybe they don't. Doesn't matter. From the standpoint of America, we win. One other thing that's happening is that boats are sailing up and heading out to our country. Big, beautiful tankers, and we're loading them up with oil and gas and everything else, and it's a pretty beautiful thing to see. तो कह रहे हैं बहुत बेफिक्र होकर कि वे कई घंटों से बैठक कर रहे हैं। हम देखेंगे कि क्या होता है, चाहे कुछ भी हो जीत हमारी होगी। हो सकता है कि वे कोई समझौता कर लें या हो सकता है कि ना करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमेरिका के नज़रिए से देखें तो जीत हमारी है, अमेरिका के नज़रिए से भी जीत आपकी नहीं है। दुनिया की नज़रों में तो आप एक तरीके से हारे हुए हैं। अमेरिका की जनता भी कह रही है कि इस युद्ध में हमने केवल गंवाया है, पाया कुछ नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की नज़रों से ज़रूर ये युद्ध डोनाल्ड ट्रंप जीते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल सभी जी, डोनाल्ड ट्रंप ये जंग जीते हुए दिखाई पड़ रहे हैं उनके नज़रिए से खुद के। लेकिन इसकी काफ़ी मजम्मत जो है समीर जी, ये उनके ही देश में हो रही है। और एक अमेरिकी सेना के सेवानिवृत्त कर्नल हैं डेनियल डेविस वेंस, नहीं डेनियल डेविस, और ये अपना इनका यूट्यूब पर एक डेनियल डेविस डीप डाइव के नाम से इनका यूट्यूब चैनल भी है। वो लिख रहे हैं एक्स पर समीर जी, और वो कह रहे हैं कि ये बुरा संकेत हो, ये अमेरिका के लिए अच्छा दिन नहीं है। उनका वो ट्वीट जो अंग्रेजी हम देख सकते हैं और जो हिंदी में उन्होंने लिखा है, जी बिल्कुल, उसको बताते हैं क्या है जो उनका ट्वीट है और डेनियल डेविस का वो क्या कह रहे हैं। और आर्मी के अधिकारी रह चुके हैं, उन्होंने उस ट्वीट को किया है। उससे ये पता लगेगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो दावा कर रहे हैं कि ये लड़ाई अमेरिका जीत चुका है, उसमें कितनी सच्चाई है, अमेरिका की जनता उसके बारे में क्या सोच रही है। उनका कहना है कि वाइस प्रेसिडेंट का ये दावा कि ये बातचीत युद्ध को सुलझाने का आखिरी सबसे अच्छा मौका है, क्या ये अपने आप में एक बुरा संकेत है? डिप्लोमेसी ऐसे नहीं चलती। वियतनाम युद्ध को ख़त्म करने के लिए बातचीत करने में सालों लग गए और कोरियाई युद्ध को ख़त्म करने के लिए युद्ध विराम पर बातचीत करने में 1.5 साल लगे। ये सोचना कि आप एक डिप्लोमेटिक मीटिंग करेंगे उससे युद्ध सुलझ जाएगा, बिल्कुल भी असलियत से परे है। अगर ये सच में आखिरी ऑफर था तो ये कोई बातचीत नहीं थी, ये सिर्फ सरेंडर की शर्त वाला एक अल्टीमेटम था। इस बात की बहुत कम उम्मीद है कि ईरान ऐसी शर्तें मानेगा
और सबसे ज़्यादा संभावना है कि ये युद्ध को फिर से शुरू करने के लिए उल्टी गिनती शुरू कर देगा। हमारे लिए समस्या ये है कि जिन कारणों से हम पहले 6 हफ्तों में मिलिट्री सफलता नहीं मिली, वे अभी भी मौजूद है और अगले 6 हफ्तों में भी हमें सफलता मिलने की संभावना नहीं है। इस बीच ईरान हॉर्मुज पर कंट्रोल बनाए रखेगा और तेल की कीमत ऊंची रहेगी और खाड़ी से निकलने वाले फर्टिलाइजर की कमी ग्लोबल इकॉनमी पर, खासकर यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स पर गहरा दबाव डालती रहेंगी। अमेरिका के लिए अच्छा दिन नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बात कही अमलेंदु जी, बिल्कुल जो सच्चाई है, और इस सच्चाई से डोनाल्ड ट्रंप और उनके अपने कुछ लोग लगातार इनकार कर रहे हैं। हालांकि वहां की सेना, उनकी कैबिनेट, उनकी पार्टी के बहुत सारे लोग इस तरह की बातों से सहमत हैं। बिल्कुल समीर जी, और ये रक्षा विशेषज्ञ हैं, खुद अमेरिकी सेना के सेवानिवृत्त कर्नल हैं, और डैनियल डेविस डीप डाइव के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, उस पर लगातार विश्लेषण करते हैं रक्षा संबंधों पे ही। तो ये जो बड़ी बात जो कह रहे हैं डैनियल डेविस, ये यही कह रहे हैं कि भाई ये सोचना कि आप एक डिप्लोमेटिक मीटिंग करेंगे और उससे युद्ध सुलझ जाएगा, बिल्कुल भी असलियत से परे है। और अगर जैसा जेडी वेंस कह रहे हैं कि हमने इनको बहुत अच्छा ऑफर दिया, हमारा ये आखिरी ऑफर था, तो अगर आपका ये आखिरी ऑफर था तो ये फिर बातचीत नहीं थी, ये सिर्फ सरेंडर की शर्त वाला एक अल्टीमेटम आपकी तरफ से था। तो ये बातचीत का तरीका नहीं था। मतलब ये उन लोगों की समझ पे भी कितना बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है ये, बहुत बिल्कुल बिल्कुल समीर जी। और मैंने लगातार ये बात कही कि जेडी वेंस जो जा रहे हैं और जिन शर्तों के साथ जा रहे हैं, और जेडी वेंस ने ही सबसे पहले ये कहा कि लेबनान जो है वो शर्तों में शामिल नहीं था, जबकि डोनाल्ड ट्रंप कर चुके थे। इसका मतलब जेडी वेंस इस मसले को सुलझाने की नीयत से गए ही नहीं थे। बहुत बहुत बड़ी बात यह है। तो यही बात जो है वो डैनियल डेविस जो है वो अपने उसमें ट्वीट में कह रहे हैं, और ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि 6 हफ्तों में हमें मिलिट्री सफलता नहीं मिली, और जिन कारणों से नहीं मिली वो कारण अभी भी मौजूद हैं और आगे भी 6 हफ्तों में नहीं मिलेगी। यानी हमें अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। ट्रंप साहब कहते हैं कि हमें जीत मिल गई, लेकिन हमें जीत नहीं मिली है और आगे भी नहीं मिलेगी। और ईरान का पलड़ा भारी है और वो युद्ध करने की परिस्थितियां पैदा करेगा। यानी ये परिस्थितियां ईरान पैदा करेगा कि अमेरिका फिर से युद्ध में आए और फिर अमेरिका की वो पिटाई और करे। तो अमेरिका अगर पिटाई से बचना चाहता है तो इसको बातचीत जारी रखनी पड़ेगी और ईरान की शर्तें माननी पड़ेंगी। ये साफ तौर से कहा जाए, अमेरिका के तमाम जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो इस बात को कह रहे हैं समीर। बिल्कुल, ये अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों का ये ओपिनियन है, उनके विचार हैं, उनका ये मूल्यांकन है, उनका विश्लेषण है। डोनाल्ड ट्रंप चाहे कुछ भी, कितने भी आप बेखौफ होकर, बिल्कुल आप इत्मीनान से ये कह रहे हैं कि लड़ाई तो हम जीत चुके हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि लड़ाई तो आप पहले दिन से ही जीते हुए थे आपके हिसाब से, लेकिन आप 40 दिन तक पिटते रहे, बुरी तरीके से आपको मारता रहा ईरान। उसने आपके सारे जो मध्य पूर्व के देशों में जो सैन्य ठिकाने हैं तबाह कर दिया। आपके सैनिक भागते फिर रहे हैं, वहाँ जगह जगह वो तलाश रहे हैं, अपने लिए शेल्टर तलाश रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम इस लड़ाई को जीत चुके हैं। आपको जिस अपने अब्राहम लिंकन युद्धपोत पर सबसे ज़्यादा गर्व था, वो कहाँ है इस समय पता ही नहीं है उसका, और आप कह रहे हैं कि हम युद्ध जीत चुके हैं। आपकी वायुसेना की असलियत पूरी दुनिया के सामने आ गई। आपका जो डिफेंस सिस्टम था वो पूरी तरीके से तबाह कर दिया ईरान ने, और आप कह रहे हैं लड़ाई जीत चुके हैं। लेकिन ये जिस तरह से कर्नल डैनियल डेविस जैसे लोग हैं, और भी बहुत सारे, हम लोग कई डिफेंस एक्सपर्ट्स की बात कर चुके हैं, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि बहुत ही गलत जगह उंगली रख दी है अमेरिका ने, और इस तरीके से रख दी है कि अब वहाँ से वो वापस भी नहीं आ पा रहा है। वापस इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि उसके ऊपर इजराइल का दबाव है, और वो दबाव अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है। तो ये कौन सी मजबूरी है, इसकी ज़बरदस्त वहाँ पर चर्चा है। अब सेना प्रमुख को लड़ाई के दौरान पद से हटा देना अपने आप में कितनी बड़ी बात है, और एक दर्जन भर करीब सेना के बड़े अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। बिल्कुल समझ लीजिए, 1 दर्जन से ज्यादा सेना के अधिकारी बर्खास्त कर दिए, नौकरी से हटा दिए गए। बीच जंग में आप जो है सेना का प्रमुख ही हटा देते हैं, तो कैसे सेना लड़ेगी, सेना के मनोबल पर क्या असर पड़ेगा, ये दिखाया जा सकता है। इसी तरीके से समीर जी, एक पूर्व अमेरिकी राजनयिक हैं बैरी रोसेन, और उन्होंने बीबीसी के साथ बातचीत में जो बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और आप बता सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा। जी बिल्कुल, उनका एक उन्होंने बैरी रोसेन जो है और डिप्लोमेट रहे हैं, कह रहे हैं कि अमेरिका कई मामलों में ईरान के सामने घुटने टेक देगा, क्योंकि ईरान इस समय अधिक मजबूत स्थिति में है। ईरान के साथ युद्ध ने इस देश को और अधिक शक्तिशाली बना दिया है और ईरानियों के बीच राष्ट्रवाद की भावना को भी बढ़ाया। अब ये वो सारी बातें जिनके हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं अमलेंदु जी, हम लोग लगातार और
40 दिन तक यही चक्कर चाल जी, करते। 40 अच्छा, दिन किस तरीके से मजबूत हुआ है ईरान अपने देश में, उसके विरोधी भी देश के भीतर जो सरकार के सत्ता के विरोधी थे वो मजबूती के साथ अपनी सरकार के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, और दुनिया भर में जो समर्थन हासिल किया है ईरान ने, और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो अमेरिका के साथ बिल्कुल इंटैक्ट समर्थक देश थे वो आज ईरान के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, वो एकदम उसके साथ खड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि नाटो टूट गया, मतलब आप ये कह सकते हैं कि नाटो एकदम से टूट गया, और ये इसलिए टूट गया कि अब नाटो का कोई भी देश अमेरिका के साथ नहीं खड़ा है। और ट्रंप खुद कह रहे हैं कि हम जंग जीत गए और नाटो से हमें कोई मदद नहीं मिली। अरे तो जीत गए, अब काहे को नाटो से मदद नहीं मिली, मत जाना नाटो के साथ तुम भी। जब अकेले ही जीत गए तो नाटो को छोड़ो नाटो को, जीत गए तो घर में बैठो, काहे को 21 घंटे जो है वार्ता करते हो और 4000 किलोमीटर जो अपने देश से चलकर जाते हो। तो ये एक तरीके से समझिए, ये देखा जा सकता है कि साफ तौर पर अमेरिका की बुरी तरीके से हार हुई है। बेरंग लौटा दिया। आपकी इतने किलोमीटर दूर मुझे एक ईरान की एक और एम्बेसी का एक ट्वीट है जो कह रहे, हाँ घाना का, जरा वो भी देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझिए, वो घाना की एजेंसी में उसकी जो एम्बेसी है उसका भी देख लेते हैं। और घाना की एम्बेसी जो है वो भी बहुत एक तरीके से मारक जो है वो उसका ट्वीट है समीर जी, काफी ज्यादा है। बड़े क्रिएटिव लोग हैं यहाँ इनके दूतावासों में अमलेंदु। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, काफी क्रिएटिव लोग हैं। और उन्होंने जो कहा है कि वो बहुत मजबूत बात जो है, मतलब वो कहते हैं हम अपनी टीम से कहेंगे कि अगर वो दिखा सकते हो तो उसका वो ट्वीट दिखाएं, और उसके बाद फिर जो है क्या दिखा वो बिल्कुल उसे उनका ट्वीट जो घाना की एम्बेसी है, घाना में ईरान का दूतावास है, ईरान की एम्बेसी है, उस लिख रहे हैं कि अमेरिका ने अपने उपराष्ट्रपति को दुनिया के दूसरे छोर पर इस्लामाबाद भेजा। 21 घंटे तक बातचीत चली, उन्होंने वो सब कुछ मांगा जो वे युद्ध के जरिए हासिल नहीं कर पाए थे। ईरान ने साफ मना कर दिया, बातचीत खत्म हो चुकी है। जल डमरू मध्य यानी जो हॉर्मुज स्ट्रेट है अभी भी बंद है, और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस खाली हाथ घर लौट रहे हैं। सिर्फ ईरान का कहा एक बार फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए उनके पास अब कोई और चारा नहीं बचा है। बहुत मारक बात कही, बहुत मारक बात कही। और ये इतना मारक है समीर जी कि अभी तक जो जितना बमों से और मिसाइल से अमेरिका घायल हुआ होगा, मुझे लगता है उससे कहीं ज्यादा घायल जो है वो घाना में जो ईरानी दूतावास है उसके ट्वीट से भी घायल हुए होंगे ट्रंप साहब और जेडी वेंस साहब, और अमेरिका इससे घायल हुआ होगा। और निश्चित तौर पर समीर जी, ट्रंप साहब कुछ भी बात करते रहे, जज साहब हमें बहुत तरह हराते रहे, हम तो हारे ही नहीं, तो अब इसका तो कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज ही नहीं, बिल्कुल इसका कोई इलाज ही नहीं है कि जज साहब हमें हराते रहे, हम हारे ही नहीं, तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन सारी दुनिया जो है, पूरी दुनिया के विश्लेषक ये कह रहे हैं कि ईरान झुका नहीं, अमेरिका को बेरंग वापस लौटना पड़ा है। अगर अमेरिका अपनी जिद पर अड़ा रहेगा तो जंग जारी रहेगी। जंग जारी है, सीज फायर भी जारी है। सीज फायर आगे बढ़ाना अब अमेरिका के ऊपर निर्भर करता है कि वो इस बातचीत में आगे जाना चाहता है या अपनी पिटाई करवाने के लिए ईरान फिर जाना चाहता है। तो ये ईरान को तय करना, और यही बात ईरान कह भी रहा है, मतलब अमेरिका को तय करना है, और ईरान यही बात कह भी रहा है कि अब गेंद जो है वो अमेरिका के पाले में है। तो अमेरिका को तय करना है कि उसे पिटाई करवानी है अपनी या शांति चाहिए उसको। तो ये ट्रंप साहब तय कर ले, जेडी वेंस सब गए हैं लौट कर घर को, तो दोनों में बातचीत होगी, मालूम पड़ेगा आगे क्या तय करना है। बिल्कुल कि आगे क्या तय करते हैं। लेकिन अब ईरान ने बता दिया है, ईरान ने पहले भी कहा था कि हमारी शर्तों पर बातचीत होगी, और ईरान का साफ तौर पर यह कहना था कि जो उसकी शर्तें हैं वो कोई ऐसी नहीं है कि हम कोई आपसे एडिशनल चीज मांग रहे हैं, बल्कि हम अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगे। केवल इस बात को हम सुनिश्चित करना चाह रहे हैं, आप हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे कभी, ये आप लिखित गारंटी दीजिए। आपने हमला करके जिस तरीके का हमारा नुकसान किया है आप उसका हर्जाना दीजिए, और हमारे ऊपर जो आपने सैंक्शन लगाए हैं आप उनको खत्म कीजिए, क्योंकि आपके सैंक्शन की वजह से दुनिया भर के तमाम अपने मित्र देशों के साथ भी हम व्यापार नहीं कर सकते। तो ये कोई शर्तें ऐसी नहीं है कि ये इसके लिए कोई अमेरिका को झुकना पड़े। लेकिन हाँ, अमेरिका अपनी अगर चाहता है कि वो अपनी इच्छा थोप दे ईरान के ऊपर, तो अभी तक ईरान ने स्वीकार नहीं किया। लड़ाई में हराने के बाद, इस तरीके से जबरदस्त पस्त करने के बाद तो ईरान कैसे स्वीकार करेगा? ये तो जेडी वेंस को भी सोचना चाहिए था, ट्रंप को भी सोचना चाहिए था, और यही बात उनके जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं कर्नल साहब वो भी कह रहे हैं, पियर्सन। बिल्कुल डैनियल डेविस जो है वो भी यही बात कह रहे हैं, तमाम जो रक्षा विशेषज्ञ हैं अमेरिका के ही समीर जी, वो सब यही बात कह रहे हैं कि भाई ये अमेरिका के पास कोई चारा नहीं है कि आप इनकी बात को मतलब ना माने, शर्त ना माने, चूंकि ईरान का हाथ जो है वो जबरदस्त तरीके से। इस भी समीर जी एक बड़ी खबर आ रही है, तुर्की के राष्ट्रपति जो हैं एर्दोगन, उनका कहना है कि पाकिस्तान जो है वो शांति हासिल करने में असफल रहा है, और अगर जंग दोबारा शुरू होती है तो इजराइल पर हमला करना हमारा फर्ज है।
और अगर समीर जी ऐसा होता है तो नाटो से पहला देश होगा तुर्की जो इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए ईरान के साथ खड़ा होगा। ये बड़ा एक इस वार्ता का आउटकम जो आप ये समझ सकते हैं। अभी तक ईरान अकेले लड़ रहा था, उसका साथ जरूर हिजबुल्लाह और हुती दे रहे थे, जो कि लेकिन वो देश नहीं थे, वो देश नहीं है, मिलिशिया हैं। वो मिलिशिया है, नागरिक सेना होती है, वो सेना उनकी अपनी है जो ईरान का समर्थन करते रहते हैं इस लड़ाई में, कहीं भी लड़ाई होती है। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है कि तुर्की अब अगर दोबारा ये हमले फिर शुरू होते हैं इजराइल की ओर से, तो तुर्की ईरान के साथ खड़ा दिखाई पड़ेगा। बड़ा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है ये। इस समझौते के बाद ये बयान आया है तुर्की की ओर से। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, तुर्की की तरफ से बहुत बड़ा बयान आया है। और इस बीच समीर जी जो ईरान की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन है ईरान की, उसके जो चीफ है इब्राहिम अजीज़ी, और उनका एक समीर जी ट्वीट है, अभी हम लोग दिखाएंगे। और उन्होंने एक बड़ा मारक जो है वो कहा जाए हमला जो है वो बोला है ट्रम्प साहब के ऊपर, जो उन्होंने ट्वीट किया था कि भाई हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो हमने खोल दिया है, वो जो लिख रहे हैं समीर जी, वो उसका हॉर्मुज़ स्ट्रेट का एक विजुअल जारी किया है उन्होंने। अपनी टीम से कहेंगे उनका ट्वीट दिखा सकते हो, क्या लिखा है उन्होंने, आप बता सकते हैं? ये है कि ट्रुथ सोशल पर किया गया कोई पोस्ट, ट्रुथ सोशल जिस पर ट्रम्प लिखते हैं, वो ट्विटर पर नहीं लिखते, बाद में उनकी टीम उसको ट्विटर पर ले आती है। कहते हैं कि तथ्य ये है कि ट्रुथ सोशल पर किया गया कोई पोस्ट हॉर्मुज़ स्ट्रेट को नहीं खोल सकता, सिर्फ ईरान ही ऐसा कर सकता है। बिल्कुल, अभी बल्कि मैं ये जब हम लोग बात कर रहे थे और घाना की एम्बेसी का हम ट्वीट दिखा रहे थे, तो मैं यही सोच रहा था कि अभी तो ईरान की तमाम देशों के दूतावास हैं, अभी बहुत जगहों पर समय का कुछ ऐसा होगा, अभी कई ट्वीट इस तरीके के आएंगे, बहुत आएंगे, जो इसको लेकर, और ट्रम्प साहब जो जीत का दावा कर रहे हैं उसको लेकर वो तंज कस रहे होंगे। बिल्कुल, इसको लेकर तंज कस रहे होंगे। और मतलब ट्रम्प साहब जो खुद समीजी एक तरीके से कहा जाए कि अपना जो है वो मतलब भद्द पिटवाते रहते हैं। ये आप समझ सकते हैं कि ये भद्द जो है मतलब एक तरीके से ट्रम्प साहब अपनी खुद पिटवा रहे हैं, उसके लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि मतलब जो बातें वो जिस तरीके करते हैं, तो अब उनका कौन, अब आप कहने साहब हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुला हुआ है, तो भाई स्ट्रेट खुला हुआ है तो फिर कहो अपने जहाज से वहां से निकल के निकाले, फिर जहाज निकले वहां पे। तो अच्छा, ईरान कह रहा है भाई, चेतावनी दे रहा है, ऐसा ना हो कि ट्रम्प के कहने से आप वहां जहाज निकालने लगो। एक बार हो भी चुका है, आप निकालने लगोगे तो उसने चेतावनी दे रखी है, फिर वो मार गिराएगा। और दूसरी बात समीर जी ये है कि ट्रम्प साहब से जब पूछा गया था इससे पहले कि भाई आप कह रहे हैं कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुला हुआ है, तो आपके जहाज वहां से क्यों नहीं निकल रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि असल में वो जहाज इसलिए नहीं निकल रहे हैं कि वो गारंटी चाहते हैं, वो बड़ा जहाज होता है और कई बिलियन डॉलर का एक जहाज होता है, तो वो चाहते हैं कि सुरक्षा, तो इसलिए वो निकलना नहीं चाहते। अरे भाई, तो कैसी आपने सुरक्षा दी है जब आपकी बात पर निकलना नहीं चाह रहा और ईरान की धमकी से रुका हुआ है? तो कौन ज्यादा ताकतवर है? ईरान ज्यादा ताकतवर हुआ है कि उसकी धमकी से वो रुका हुआ है, और आप कह रहे हैं कि निकल जाओ, वहां से निकल नहीं रहा है। तो ये है समीर जी। बिल्कुल, वहां पर ये है। लेकिन अब ये ट्रम्प की बातों का भरोसा करके कोई भी देश अपने जहाजों को वहां से नहीं गुजारेगा। और ईरान ने तो साफ तौर पर कहा है और कई बार इस बात को दोहराया है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट दरअसल बंद है ही नहीं, वो हमेशा खुला हुआ है, लेकिन वो बंद उनके लिए है जो उसके मित्र देश नहीं है, उसके दुश्मन देश के साथ खड़े हैं या उसके दुश्मन देश हैं। तो बहुत ही एक स्पष्टता के साथ हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बारे में बयान दिया हुआ है। लेकिन हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर भी जिस तरीके से ईरान का दबदबा, अब एक आधिकारिक रूप से जो दबदबा कायम हो गया, ये भी अमेरिका की एक बहुत बड़ी हार है। और इस बात को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में ज़बरदस्त तरीके से घिरे हुए हैं। बिल्कुल समझिए, ज़बरदस्त तरीके से अपने देश में घिरे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, और घिरे हुआ नेतन्याहू भी है। आज इतवार है समीर जी, और आज ही उसके ऊपर मुकदमे में गवाही शुरू होनी थी, यानी उसे जेल जाना था आज ही। लेकिन इससे पहले वो अदालत पहुंच गया शुक्रवार की शाम को नेतन्याहू, और 2 हफ्ते का समय उसने और मांग लिया, तो 2 हफ्ते का समय नेतन्याहू को और मिल गया। 2 हफ्ते बाद फिर जेल जाना पड़ेगा। तो इन 2 हफ्तों में नेतन्याहू की पूरी कोशिश होगी कि वो एक तरीके से इस जंग को जारी रखे। और यही बात जो कैंट, जो वहाँ की आतंकवाद निरोधी संस्था है, उसके चीफ थे जिन्होंने इस्तीफा दिया, उनका कहना था कि इस वार्ता को खटाई में डालने का काम नेतन्याहू करेगा। चूंकि उसको लगता है वो जेल जाएगा, तो सबसे पहले इजराइल की जो वार फंडिंग है वो रोकनी होगी, ये उनका कहना था। समझिए, बिल्कुल। तो वहां पर नेतन्याहू भी अपने देश में बुरी तरीके से घिरे हुए हैं। अदालत से उन्होंने 2 हफ्ते का समय तो और ले लिया है, क्योंकि लड़ाई चल रही है, जारी है, स्थितियां
प्रतिकूल हैं, इसलिए अदालत ने भी उनको समय दे दिया है। लेकिन स्थितियां उनके अनुकूल दिखाई अभी भी नहीं पड़ रही हैं। और जिस तरीके से अब तुर्की का बयान आया है कि अगर अब हमला होता है ईरान पर तो फिर वो तुर्की उसका साथ देगा और इजराइल के खिलाफ उस युद्ध में शामिल हो जाएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और उधर यहाँ से जाने पर जेडी वेंस कह रहे हैं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति, कि समझौता कोई नहीं हो पाया, लेकिन ये ईरान के लिए बहुत बुरा हुआ। अब ईरान के लिए बुरा हुआ या किसके लिए बुरा हुआ ये आप अपने देखिए, पर आपके अपने देश के जो विशेषज्ञ हैं, अमेरिका के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये अमेरिका के लिए बहुत बुरा हुआ है, ये अमेरिका के लिए एक बैड डे है, बहुत बुरा दिन है। बिल्कुल समीर जी, जो काफ़ी काला दिन जो उसके लिए अमेरिका के लिए बताया जा रहा है, और ये तमाम जो है लोग कह रहे हैं, जो अमेरिका के ही लोग हैं, जो वहाँ के रक्षा विशेषज्ञ, वो सब कह रहे हैं। लेकिन इस बीच एर्दोगन का एक और बयान आया है, तुर्की के राष्ट्रपति का, और उनका कहना है कि अगर इजराइल आग से खेलना बंद नहीं करता और इस क्षेत्र में शांति प्रक्रियाएं में बाधाएं खड़ी करता है तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इजराइल को एक अच्छा सबक मिले। अब लेबनान और ईरान पर किया गया कोई भी हमला तुर्की पर किया हुआ हमला माना जाएगा। तो बहुत मतलब एक खुले तौर पर अब रेसेप तैयब एर्दोगन जो हैं, जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं, खुलकर अब बयान दे रहे हैं कि वो ईरान के साथ खड़े हैं और हमले में भी ईरान का वो साथ देंगे अगर ईरान पर या लेबनान पर कोई हमला होता है। अब इसराइल के लिए तो एक और बड़ी मुसीबत आ गई, यहाँ वो ईरान का, यमन के जो हुती हैं उनका है, और लेबनान के जो हिजबुल्ला हैं, इनके साथ साथ अब उसको तुर्की की सेना का भी मुकाबला करना पड़ेगा। और यहाँ नेटो के देश पहले ही उससे अलग हो गए हैं, अमेरिका भी हाथ खींच रहा है, तो इजराइल की मुसीबत तो ज़बरदस्त बढ़ रही है। और उनके देश की जनता ये कह रही है कि इसके लिए केवल और केवल नेतन्याहू दोषी हैं। बिल्कुल समीर जी, अमेरिका की जनता कह रही है कि ये नेतन्याहू का युद्ध था और ट्रंप ने अमेरिका को इसमें ज़बरदस्ती घसीटा है, ये वहाँ की जनता साफ तौर पर कह रही है। और यही सवाल जो है वो उठ रहे हैं ट्रंप के ऊपर वहाँ, और ट्रंप अपने देश में भी काफ़ी ज़्यादा घिरे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन समीर जी, आप जो कह रहे थे कि और जो उनके जो ईरान के दूतावास है वो भी और कुछ ना कुछ कहेंगे। अभी ट्रंप साहब ने जो एक तो सोशल पर एक खबर को पोस्ट करते हुए लिखा था कि द ट्रंप कार्ड द प्रेसिडेंट होल्ड्स इफ ईरान वांट बैक ए नेवल ब्लॉकेड, ये था, इसको उन्होंने कोई खबर थी उसका लिंक करते हुए उसको पोस्ट किया था। उस पर जो है जो ईरान का जापान में दूतावास है उसने चुटकी लेते हुए बहुत जबरदस्त ट्वीट किया है। देख लेते हैं उसको, उस ट्वीट को देख लेते हैं। जो जापान में ईरान का दूतावास है, उन्होंने क्या लिखा है ट्रंप के बयान पर। ट्रंप ने जो ट्रुथ सोशल पे लिया उसका स्क्रीनशॉट टैग किया है, एक बार स्क्रीन पर हम उसको देखते भी हैं। लिखा है कि शायद यह एक रणनीतिक चाल है या शायद नहीं, लेकिन यह ना तो कोई बड़ी सफलता है और ना ही कोई जादुई हल। दो बातें हैं। पहली बात, ईरान के झुकने की उम्मीद करना पूरी तरह से बेमानी है। यह सिर्फ ईरान के और दुनिया के इस सही आकलन की पुष्टि करता है कि यह प्रशासन कूटनीति को समर्पण का ही दूसरा नाम मानता है। बेशक ईरान ने इस्लामाबाद में बातचीत की, लेकिन वो झुका नहीं। दूसरी बात, नौसैनिक नाकाबंदी करना महज एक हारने वाला दांव है, इसका बेहद विनाशकारी उल्टा असर होगा। इससे होर्मुज स्ट्रेट में यातायात ठप हो जाएगा, अमेरिकी सेनाएं खतरे में पड़ जाएंगी, तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। अब ईरान की धमकी, ईरान की चेतावनी और ट्रंप की चेतावनी, इन दोनों की चेतावनी और धमकी में क्या फ़र्क होता है, ये पिछले 40 दिन के दौरान साफ साफ दिखाई पड़ गया। बिल्कुल समझिए, 40 दिनों में जो हुआ ये मालूम पड़ गया ट्रंप की धमकियां कितनी खोखली हुई। मतलब आदमी को शर्म खुद पे भी तो आनी चाहिए कि हमने क्या कहा, क्या इसका उल्टा हो रहा है। लेकिन चूंकि वही बात कि जैसा हमें बहुत हराते रहे, हम हारे नहीं, तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। तो ट्रंप साहब की बातों का भी कोई इलाज नहीं है कि भाई हम तो जीत गए, हम तो जीत गए। अरे जीत गए तो जाओ घर बैठो यार, फिर काहे को जो घूम रहे हो, पाकिस्तान वार्ता कर रहे हो, पाकिस्तान से आप मना कर रहे हो कि भैया वार्ता करवा दो, चीन से आप एक डिप्लोमेटिक तरीके से कोशिश कर रहे हो, फ्रांस से कर रहे हो। 40 दिन के भीतर तो कितनी कोशिशें ट्रंप ने की अमलेंदु जी। बिल्कुल बिल्कुल। और तब जाकर पाकिस्तान पर ने कहा कि भाई हम करा रहे हैं, बहुत कुछ की सभ्यता नष्ट हो जाएगी। और जो मैं जो उनके सारे जो उसके ऊर्जा के फैसिलिटीज है वो सब खत्म हो जाएंगी, सारे पुल खत्म हो जाएंगे। अब वो जिस उनका पुल गिराया, रेलवे का निर्माणाधीन पुल था, वो 4 दिन में उन्होंने खड़ा कर लिया, 4 दिन में बना लिया, फिर से अच्छा बना लिया। तो ये अब समझिए, अगर अमेरिका में कोई पुल गिर जाए, अब आपके तो 40 दिन हो गए, आपके बेस तबाह हुए, बना लो अपने बेस। बिल्कुल भाई, उन्होंने 4 दिन में अपना पुल खड़ा कर लिया, आप भी अपने बेस खड़े करके दिखाओ। तो आपके बेस तो खराब पड़े हुए हैं, आप तो नहीं कर पा रहे वहां। तो ये समझिए
कुल देखा जाए जो ट्रंप की रणनीति है वो ये है कि हम तो जीते कहते हुए निकल जाया जाए और एक सम्मानजनक रास्ता जो है वो निकलने का मिल जाए और ईरान से कहा जाए कि भाई माफ़ करो, पर्दे के पीछे कह दिया जाए कि अब हम जंग वंग नहीं चाहते, भाई हमको माफ़ करो, हमें अपना देश अब देने दो। अब लगता यही है अमलेंदु जी कि अब किसी तरीके से वो इस लड़ाई से अपना हाथ खींच लेंगे, कोई बहाना बनाकर, और इजराइल को कहेंगे भैया तुम लड़ो, ये तुम्हारी लड़ाई है, हमारी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे यूरोपियन देश निकल लिए और उन्होंने तो इस युद्ध में शामिल होना ही स्वीकार नहीं किया, नेटो ने पूरी तरह से दूरी बनाए रखी। बिल्कुल समझिए, जब जेडी वेंस कह रहे हैं कि लेबनान बातचीत में शामिल नहीं है, तो जेडी वेंस ये कहने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे कि इजराइल के ऊपर कोई भी हमला अमेरिका के ऊपर हमला माना जाएगा? जुटाएं ये हिम्मत। बिल्कुल। जैसे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन कह रहे हैं कि अब ईरान के ऊपर कोई भी हमला तुर्की के ऊपर हमला माना जाएगा, तो जेडी वेंस साहब हिम्मत जुटाएं कि इजराइल के ऊपर कोई भी हमला अमेरिका के ऊपर हमला माना जाएगा। तो आपके पास ये कहने की हिम्मत भी नहीं है और आप कह रहे हैं कि हम बहुत फ्लेक्सिबल थे, हम बहुत लचीले थे। तो आप लचीले क्यों थे भाई? ईरान तो नहीं कह रहा है कि हम लचीले थे, वो तो साफ तौर पे कह रहा है कि हमारी जो शर्तें थी हम उस पर कायम है, हम कोई लचीलापन नहीं अपनाएंगे। तो आप लचीले क्यों थे? बिल्कुल कोई तो कारण होगा ना आप लचीले थे। हाँ, कोई कारण होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि आप जो शर्तें, जो उम्मीदें लेकर ईरान के साथ वार्ता की मेज पर बैठे थे, आपको तो पता ही था कि उन शर्तों में से बहुत सी ऐसी हैं जिनको ईरान कतई स्वीकार नहीं करने वाला है। आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज कम कर देगा? वो कैसे अपने यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को कम कर देगा, जिसको बताता है कि हमारी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए है? न्यूक्लियर बम के लिए पहले ही मना कर चुका है कि हमारे पास ना है, ना तो हम उसको बनाने की कोई हमारी इच्छा है, आकांक्षा है। और उसको केवल ईरान ही नहीं मना कर रहा है, उसको दुनिया की तमाम वैश्विक एजेंसियां हैं, IAEA जैसी एजेंसी मना कर चुकी है कि परमाणु बम नहीं ईरान के पास। तो कुल मिलाकर वहां पर आप ईरान के ऊपर दबाव बनाने गए थे, और वो भी लड़ाई हारने के बाद। ये तो बड़ी हैरानी की बात है। और जो कहा उन्होंने, कर्नल डैनियल ने, कि आप ये उम्मीद कैसे पाले हुए थे कि इन शर्तों के साथ आप ईरान को वार्ता के लिए जाएंगे और वहां पर आप कोई समझौता कर लेंगे? बिल्कुल जाहिर सी बात है समीर जी। समझ पे तरस खा हाँ, रहे हैं बिल्कुल समझ पे तरस खा रहे हैं। और आपके ही देश के जो विशेषज्ञ हैं वो तरस खा रहे हैं। भाई चलिए, विपक्ष तो हो सकता है भी राजनीति करता हो, लेकिन जिनका कोई ना सत्ता पक्ष से मतलब है ना कोई विपक्ष से मतलब है, जो आपके देश के ही रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो आपकी इस नीति पर सवाल उठा रहे हैं कि आप ईरान की सरेंडर कराने की शर्त लेकर जाएं, फिर आप कहें कि ये तो फाइनल ऑफर था। तो भाई कैसा फाइनल ऑफर था, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो ये समीर जी है बिल्कुल साफ तौर पर। और जाहिर सी बात है, देखिए समीर जी, मैंने न्यूज़ पॉइंट में भी बात कही थी कि जेडी वेंस का इस वार्ता में जाना जो है, ये मामले को खटाई में डालना मुझे लगता है, और वो सामने आता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि जेडी वेंस जो करके आए हैं, वो जाहिर सी बात है कि वो जेडी वेंस जो कर रहे हैं उसके दुष्परिणाम आगे जाकर ट्रंप भी भुगतेंगे, और ट्रंप जो करना है उसके भुगतान अमेरिका करेगा। तो अमेरिकी जनता को भी समझना है कि ट्रंप और जेडी वेंस जो हैं वो कितने ज़्यादा खतरनाक अमेरिका के लिए हो चुके हैं। बाकी जो समीर जी देखिए, युद्ध होता है, कोई देश जीतता है, कोई हारता है, नहीं भी जीतते हारते हैं तो भी नुकसान होते हैं, लेकिन अंततः नुकसान जो है वो आम जनता का होता है। ये साफ तौर पर समझा सकते हैं। और भी है कि ये किस तरीके से, और इधर एक बड़ी खबर ये आ रही है और ब्रेकिंग खबर आ रही है कि मशहूर गायिका आशा भोसले, उनका देहांत हो गया। कल उनको मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आज उनका निधन हो गया। उनके वहां के जो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन उनका हुआ है अभी, अब से कुछ देर पहले। और वो वहाँ अस्पताल के जो वहाँ प्रशासन है उसने पुष्टि की है आशा भोसले के निधन की। हाँ, क्या खबर है? हाँ, आशा भोसले के निधन की पुष्टि की गई है। उनके परिवार की तरफ से ब्रीच कैंडी अस्पताल जो है वहाँ समीर जी, ये उनका ब्रीच कैंडी अस्पताल, उनको कल कुछ दिक्कत हुई थी, वहाँ पर सांस लेने में परेशानी हुई थी और उसके बाद उनको वहाँ भर्ती कराया गया था। आज अब से थोड़ी देर पहले ये खबर आ रही है कि उनका निधन हो गया है। 92 साल की थी आशा भोसले और मशहूर गायिका हैं। तमाम फिल्मों में उन्होंने जो पार्श्व गायिका रही हैं, उन्होंने अपनी आवाज़ दी है और एक बड़ा योगदान है भारतीय सिनेमा को, भारतीय संगीत को, और जो यहाँ इसके लिए गायकी में और बॉलीवुड में। तो उनका निधन, उनके निधन की खबर आ रही है। उनके पुत्र हैं आनंद भोसले, उनकी बाइट आ गई है समीर जी। हम लोग सुन सकते हैं कि आनंद भोसले क्या बता रहे हैं। 92 साल की उम्र में आशा भोसले का निधन हुआ है, उनके पुत्र की बाइट है आनंद भोसले की, वो हम लोग सुन सकते हैं। जी बिल्कुल, सुनते हैं क्या कुछ बताया उन्होंने, उनके बेटे जो हैं, और क्या कह रहे हैं। आशा भोसले के निधन की ये खबर आ रही है, जिसकी पुष्टि उनके परिवार के लोगों ने की है। 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है।
मैं आनंद भोसले, मेरी माताजी श्रीमती आशा भोसले, इनका आज निधन हो चुका है। कल सुबह 11 बजे वो जहाँ रहती थी कासा ग्रैंड लोअर परेल, वहाँ पर जिनको अंतिम दर्शन लेने हैं वो आप वहाँ आइए। और 4 बजे कल दोपहर को शिवाजी पार्क में इनके अंतिम संस्कार होंगे। ठीक है। डॉक्टर साहब तो कल शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार होगा। मशहूर गायिका आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। कल उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था और आज उनके निधन की खबर आ रही है। उनके परिवार ने उनके निधन की पुष्टि की है। एक बड़ा नुकसान है देश की जो संगीत की दुनिया है, और बहुत सारे फिल्मों में उन्होंने गाने गाए थे और लता मंगेशकर अभिनय भी किया। लता मंगेशकर उनकी बड़ी बहन थी, उनका कुछ समय पहले निधन हुआ था। तो एक मशहूर जो संगीतकारों का परिवार है, गायकों का परिवार है, उस परिवार से आती थी और एक बड़ी क्षति है ये। बड़ी क्षति है। उनके पिता हृदयनाथ मंगेशकर भी बड़े जो थे वो संगीतकार थे। और हम लोगों के यहाँ से उनका नाता रिश्ता ये है कि रामपुर सहसवान घराना जो है उसके तमाम जो उस्ताद लोग हैं उनसे उन्होंने शिक्षा ली है। तो इसलिए हम लोगों का एक मतलब बदायूं का एक रिश्ता ऐसे बनता है। बहरहाल एक अपूर्णीय क्षति है संगीत के क्षेत्र में। आशा भोसले की एक अच्छी गायिका और एक अच्छी अभिनेत्री भी रही आशा भोसले, और उन्हें अत्यधिक थकान और सीने में संक्रमण के बाद जो था कल मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज सुबह उन्होंने 11 बजे के आसपास जो है अंतिम सांस ली, और उनके पुत्र जो है आनंद भोसले, उन्होंने इसकी पुष्टि की। उनकी बयान हम लोगों ने सुनवाया। जी बिल्कुल। तो उनके बेटे आनंद भोसले, उन्होंने आशा भोसले के निधन की पुष्टि की, परिवार ने कंफर्म किया, और ये बड़ी क्षति है देश के लिए, संगीत की दुनिया के लिए और बॉलीवुड के लिए। तो आशा भोसले के निधन की खबर आ रही है। 92 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। अब इस कार्यक्रम